विवाद काफ़ी जम्मू कश्मीर में बढ़ा है और वो है ज़मीन से जुड़े कायदे कानून। जो नई व्यवस्था आपने की है, एक तरफ जो रोशनी एक्ट को जो है एबॉलिश किया गया, हाई कोर्ट का आदेश भी था, दूसरी तरफ जो है आपने जो दूसरे प्रोविजंस किए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि यह जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसको लेकर कोलाहल मचा हुआ। आखिर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है जैसी आशंका जाहिर की जाए? मुझे लगता है कि 70 साल की नाकामियों को छिपाने के लिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा वहां शुरू किया गया है। और रोशनी एक्ट के फैसले को अगर आप देखेंगे, उसकी बारीकियों में आप जाएंगे तो 3,48,000 कैनाल जमीन में से 3,40,000 कैनाल जमीन मुफ्त में बांटी गई। और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल ट्रस्टी है उस जमीन की, सरकार खैरात में बंदर बांट नहीं कर सकती है। वो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दे सकते हैं, हॉस्पिटल बनाने के लिए दे सकते हैं, इंडस्ट्री लगाने के लिए दे सकते हैं, पार्क बनाने के लिए दे सकते हैं, इन कामों के लिए तो जमीन नहीं दी गई। और रसूखदार लोग कौड़ियों के भाव जमीन लिए। मैं समझता हूं कि उस आलोक में अगर लैंड लॉ को देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि मोटे तौर पर 88% के आसपास जमीन जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है और उसमें 1 इंच जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलने जा रही। हाँ, ये सच है कि हम इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं, हम IT सिटी बनाना चाहते हैं, IT पार्क बनाना चाहते हैं, मेडी सिटी हम बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि किसी को ये हक नहीं है कि किसी का बच्चा लंदन में पढ़े, कोई बीमार हो तो उसका इलाज देश नहीं दुनिया के अच्छे अस्पताल में हो, और जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के लिए प्राइवेट सेक्टर के बढ़िया इंस्टीट्यूशंस ना हो, इंडस्ट्री ना हो, रोजगार के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स ना हो। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है और उस दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला है। और इंडस्ट्री की जो पहली अनिवार्य शर्त है, मैं मानता हूं कि वो है लैंड, और दूसरी है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर इस मामले में समृद्ध है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एप्पल देश का 3/4 वहां होता है, वॉलनट सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का वहां होता है, दुनिया का सबसे अच्छा केसर वहां होता है। मैं कहूं कि चावल, अगर मैं कहूं तो जम्मू हो या कश्मीर का वो जिला हो, वैसा चावल कहीं होता नहीं। अगर मैं राजमे की बात करूं तो वहां के लोगों को जानबूझ करके दुनिया के पटल पर इनका सामान न बिके, आर्थिक रूप से ये संपन्न हो, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने किया था। और ये लैंड लॉ जम्मू कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये जो एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए वो है जो युवा हैं उनको रोजगार देना। जो राष्ट्रीय एवरेज है बेरोजगारी का, वो अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में वह सीधे बेरोजगारी डबल है उस राष्ट्रीय औसत के। उसको कैसे आप जो है टैकल करेंगे? इसके लिए क्या कोई आपके पास प्रारूप है? क्योंकि जाहिर है जब आर्टिकल 370 जब एबॉलिश किया जा रहा था तो कहा गया कि यह जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के भी सपने को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ये सच है कि ये 70 साल की कुव्यवस्था का परिणाम है कि देश की एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट से जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग दुगुना है। और बहुत संजीदगी से और गंभीरता से उस काम को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहला, जिसके पहले आपने प्रश्न पूछा, एक जवाब तो उसी में छिपा हुआ है कि इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार निश्चित रूप से बढ़ेगा। और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं कि देश की सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी ये। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आने वाले 3 सालों में कम से कम 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां निश्चित रूप से आएगा। बड़े उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दूसरी बात, सरकारी स्तर पर भी जो रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, हमने 11,000 पद पहले एडवर्टाइज किए थे, 10 नवंबर को उनका टेस्ट कर रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर हम लोगों को नौकरी देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये व्यवस्था भी वहां की है कुछ, कि जिस परिवार को नौकरी नहीं उसे हम वेटेज देंगे। डिस्ट्रिक्ट कैडर में हमने प्रोविजन रखा है कि स्थानीय लोगों को वेटेज देंगे। तो जो एकाधिकार था उसको समाप्त करके हर पंचायत तक रोजगार पहुंचे, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। 13,000 पद हमने और भेजे हैं विज्ञापन के लिए, उन्हें भी शीघ्र हम उनकी भी परीक्षा कराएंगे। हमने एक टास्क फोर्स गठित की है जो आइडेंटिफाई करे कि सरकार में रिक्तियां कितनी हैं, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी, यस फॉर JNK करके काम हम लोगों ने शुरू किया है। सरकार के विभिन्न विभागों में यूथ को लेकर के, यूथ एम्पावरमेंट को लेकर के अनेक स्कीम्स चलती हैं। कुछ स्पोर्ट्स में हैं, कुछ एजुकेशन में हैं, कुछ स्किल डेवलपमेंट में हैं, कुछ रोजगार
वाले डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में है, कुछ सोशल वेलफेयर में है। तो एक विचार आया कि इन सबको क्लब करके एक लीन स्ट्रक्चर हम खड़ा करें जो कैपिटल में भी हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी हो, और ये यूथ को वहां फैसिलिटेट करे। अभी 31 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम हमने श्रीनगर में किया था। देश भर के एकेडमिया के बड़े मानिंद लोगों को बुलाया था। पंकज चंद्रा IIM बेंगलोर के डायरेक्टर थे, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। सोशल सेक्टर में जो देश भर में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, शशांक त्रिपाठी जागृति वाले, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आशीष चौहान भी आए थे। बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के लोग थे, हिंदुजा, अंबानीज, अडानीज, विप्रो और भी लोग थे। तो हम कई क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी, स्किल डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर्स, ये काम हम तेज गति से कर रहे हैं। IIT और IIM के हमारे डायरेक्टर भी थे। तो इस काम को हम आने वाले दिनों में तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं और एक लक्ष्य रखा है उसमें हमने कि आने वाले 5 साल में 2025 तक 80% युवाओं को किसी प्रकार से रोजगार के अवसर हम उपलब्ध करा सकें।